अब तक हम लोग सब लोग क्या करते थे, सैलून्स में, पार्लर में जाके फेशियल्स करवाते थे। नाउ व्हाई दीस फेशियल्स हियर इन क्लिनिक्स? सैलून में क्या होगा, एक शहनाज हुसैन मैंने सुना है, एक डब्बा होगा, सब लोग एक ही डब्बे से घसीटे जा रहे हैं, सबको बुरा बता। मुझे लेजर हेयर रिमूवल के बारे में ऐसा लगता था कि आपने एक बार करवा लिया, उसके बाद हेयर कभी वापस नहीं आएंगे। परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल जैसी कोई चीज नहीं। व्हाट इज दिस टर्म मॉमी मेकओवर होता क्या है? मुझे ऐसा फिल्टर चाहिए, टिपिकली स्नैपचैट फिल्टर्स या इंस्टाग्राम एडिटेड वर्जन। मुझे ऐसा फेस चाहिए, मुझे ऐसे लिप्स चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर बॉडीज एज इट इज। 50% मेल आर सफरिंग फ्रॉम मेल लिप्स। आपने प्रियंका चोपड़ा का वीडियो देखा होगा, मैंने कन्फेस किया कि जब मुझे पहली रंगपशी दिल्ली कराई, उनका नोज कोलैप्स हो गया था। जैसे हम कॉस्मेटिक सर्जरीज में बोलते हैं लिप जॉब, नोज जॉब, बूब जॉब, सो व्हाट आर दीज जॉब्स? मॉम बनना लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन छुप छुप के खुद की बॉडी से लड़ना, मिरर अवॉइड करना या खुद को दूसरों से कंपेयर करना कहीं ना कहीं उस ब्यूटी को म्यूट कर देता है। इस एपिसोड में हम वही म्यूट बटन हटा रहे हैं एंड वी आर ओपनली टॉकिंग अबाउट बॉडी कॉन्फिडेंस, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, फिल्टर्स, फिलर्स एंड फैक्ट्स। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथुन पंचाल, अ ट्रस्टेड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, जिन्होंने हजारों वुमेन का उनकी बॉडी कॉन्फिडेंस जर्नी में साथ दिया है। सो मॉम्स, ग्रैब दैट कॉफी, शट दैट गिल्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट यू। Hello, Mithun sir. Thank you so much for being here on this episode of Moms Unmuted. Pleasure would be. हमारे ऑडियंस के लिए can you give a brief introduction about yourself, your background? So I'm a leading cosmetic and plastic surgeon in Baroda, practicing for the last 15 years. 15 I've done my MBBS in Baroda Medical College, and then MS in Baroda Medical College, and MCH, which is plastic surgery specialization in Ahmedabad. Yeah. I've done my training in Bombay for cosmetic surgeries, 15 years of practice. Now you have your own center. Yeah, so I'm having my own cosmetic surgery clinic where I do hair transplant and all cosmetic surgeries. Wow. So cosmetology, this term, like how is this different from dermatology? So dermatology is a branch where we do non-surgical things like they are dermatologists. MBBS के बाद उन्होंने MD किया है, स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शंस, हेयर केयर। कॉस्मेटोलॉजी इज लाइक वो डॉक्टर नहीं, दे आर ब्यूटिशियंस और सैलून ओनर जिन्होंने हेयर केयर या स्किन केयर पे काम किया, जैसे कि फेशियल्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, एंड कॉस्मेटिक सर्जरी जहाँ पे हमारे से लोग जो सर्जरी भी परफॉर्म कर, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, ब्राइनोप्लास्टी हो गई, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लाइपोसक्शन हो गया। सो 3 डिफरेंट नॉर्म। So जैसे अगर कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात करते हैं, so what are different procedures like surgical and non-surgical? सो अगेन नॉन सर्जिकल में आपके फेशियल्स आ गए, लेजर हेयर रिमूवल आ गए, डिफरेंट लेजर्स, फेक लिफ्ट, बोटॉक्स हो गया, केमिकल पिल्स आ गए। सर्जरी में अगेन लाइपोसक्शन, टमी टच सर्जरी, गायनेकोमास्टी, हेयर ट्रांसप्लांट, राइनोप्लास्टी सर्जरी। So everything related to your body, मतलब सारे parts को हम फिक्स कर सकते हैं। fix कर सकते हैं, right? And जैसे अगर कोई surgical procedures अगर कोई करता है, तो are there some long-term side effects also? नहीं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इफ इट इज डन बाय अ गुड एनवायरनमेंट एंड डन बाय अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन्स। प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर इंडिकेशन के साथ होनी चाहिए, अननेसेसरी सर्जरीज नहीं होनी चाहिए। And what are the most famous procedures जो आपने देखे इंडिया में? I can categorize in 2 ways. One is female and male. तो female में most common है liposuction, tummy tuck surgery, and women में breast augmentation surgery. Male में hair transplant and gynecomastia surgery, which are most common. Like what is this term mommy makeover होता क्या है? Because मैं आजकल बहुत सोशल मीडिया पे भी देख रही हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ. What is this mommy makeover? So हम हमेशा ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद सिर्फ बच्चा पैदा नहीं होता है, एक नई औरत भी पैदा होती है। इनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फ्रॉम हेड टू वेट गेन करते हो, आपके ब्रेस्ट इधर इट रिड्यूस और इंक्रीज इन द साइज, सैगिंग हो जाता है, आपको सेगनी एब्डोमेन हो जाता है, आपकी वजाना बिकम रिलैक्स। ये सब चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल में। हाँ, एक एक प्रोसेस करके हम इसको पूरा मेकओवर कर सकते हैं, which is called as normal makeover. And ऐसे कुछ पर्टिकुलर इसमें
प्रोसीजर्स होते हैं मॉमी मेकओवर? सो हम ऊपर से स्टार्ट करें तो वी कैन स्टार्ट विद ब्रेस्ट आपके ऑगमेंटेशन कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं या रिडक्शन कर सकते हैं। टमी में हम लाइपोसक्शन वेट गेन के लिए लाइपोसक्शन कर सकते हैं, या आपका एब्डोमेन सैगी हो गया तो टमी तक सर्जरी कर सकते हैं। आपकी वजाइना लेग्स हो गई तो हम उसको वजाइना टाइटनिंग सर्जरी कर सकते हैं। मैंने कुछ इनमें से कुछ प्रोसीजर्स तो मैंने सुने भी नहीं हो, माय गॉड, मतलब इतनी सारी चीजें हम लोग फिक्स कर फिक्स कर सकते हैं। बट आर दीज प्रोसीजर्स नॉर्मल? मतलब अगर आफ्टर डिलीवरिंग अ चाइल्ड मैं ये चीज करवाती हूँ, सो इज इट नॉर्मल? लाइक या ब्रेस्ट फीडिंग या इन सारी चीजों में ये अफेक्ट कर सकता है? सो या आप जैसे आपने मेंशन किया ब्रेस्ट फीडिंग, हम रिडक्शन करते हैं, ब्रेस्ट की साइज छोटी करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपका ब्रेस्ट फीड ना कर पाए या कम हो, आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो। अदरवाइज ऑगमेंटेशन और ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी जिसमें हम ब्रेस्ट की सैगिनेस को ट्रीट करते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं आता। लॉन्ग टर्म कुछ कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। इवन एनी अदर सर्जरी लाइक टमी टक, अगेन आप वापस प्रेग्नेंट होने वाले हो तो टमी टक वी विल नॉट एडवाइस, बिकॉज आपका एब्डोमेन वापस स्ट्रेच होगा, वापस फुलनेस आएगी तो वही वापस स्किन लैक्सिटी आ जाएगी। सो एक बार आपने प्रेगनेंसी खत्म हो गया, आप दूसरा चाइल्ड प्लान नहीं कर रहे हो तो टमी टक इज आल्सो वेरी सेफ एंड वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी। एंड कुछ अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग क्या रहता है मॉमी मेकओवर सर्जरीज का? डिपेंड करता है कि आप कितना कंबाइंड प्रोसीजर करा रहे हैं। एवरेज कॉस्ट इज अराउंड 3 to 4 lakh rupees फुल पैकेज ऑफ सर्जरीज। Okay. And would you suggest, अगर आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो, would you suggest somebody to go for these surgeries? डेफिनेटली करना ही चाहिए। यदि आप सर्जरी या प्रेगनेंसी के बाद सर्जरी से आप अपने बेस्ट वजन को पा सकते हो या हम वही पुरानी बॉडी को अचीव कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, क्यों नहीं? But because मुझे ऐसे लगता है कि people are not accepting their bodies as it is. If you're becoming a mother, आपने deliver किया child, your body has gone through a lot. और आप उसको as it is accept नहीं कर रहे हो, उसको उतना time नहीं दे रहे हो heal करने का, and we are trying to change it to fix the shape of the body. आप जो बता रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात है कि हमने टाइम नहीं दिया। यूजुअली वी ऑफर एनी मेकओवर सर्जरी आफ्टर 6 months ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें भी नेचुरली जितना हील होना था हो जाता है। अब एक्सेप्टेंस की बात नहीं है किसी आफ्टर प्रेगनेंसी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, बहुत सारी फीमेल ये लॉस ऑफ आइडेंटिटी का फेस करती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दे फील दे आर नॉट डिजायरेबल सेक्सुअली और फिजिकली। ये उनको हो रहा है, कपड़े नहीं पहन सकते अपने पुराने जो ड्रेसेस, तो ये सब एक साइलेंट पेन होता है जो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं तो यही सब वो रिगेन कर लेते हैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, क्लोथिंग चेंज, बहुत सारे चेंजेस वो एक्वायर कर सकते हैं सर्जरीज। एंड जैसे अगर सर्जरी करवाई टमी टक फॉर एग्जांपल, सो डज इट गारंटी कि वो वापस से वो जो हम लोगों ने सर्जरी करके उसको कम किया, साइज ठीक किया, वो वापस से नहीं इंक्रीज होगा? जब तक आप वापस प्रेग्नेंट नहीं हो या एक्सपोनेंशियली वेट गेन नहीं कर रहे, आई मीन टू से 10-15 kg वेट गेन नहीं कर रहे, तो आपका शेप बिल्कुल वैसा रहेगा। हाँ, लेकिन सर्जरी के बाद डिसिप्लिन इज मस्ट। आपको जिम, डाइट, रूटीन मैनेज करना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म दिखेंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग, मतलब मुझे लगता है बस ये सोच लेते हैं कि दिस इज द परमानेंट थिंग, कि ये चेंज नहीं होगा या वापस बाउंस बैक नहीं होगा। नहीं, उसी रिजल्ट को मेंटेन करना है तो आपको डाइट, जिम, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके। एंड जैसे एक्ट्रेसेस हैं, करीना कपूर देख लो, अनुष्का शर्मा देख लो, मतलब मुझे ऐसा लगता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत जल्दी उन्होंने बाउंस बैक कर लिया, दे वेंट टू देयर नॉर्मल शेप एंड एवरीथिंग। तो डू यू थिंक उन लोगों ने भी ये सर्जरीज करवाई थी? बिकॉज आई डोंट थिंक वो लोग ओपनली बात करते हैं। हाँ, ओपनली बात नहीं करते हैं, लेकिन इतना फास्ट चेंज आना इज नॉट पॉसिबल नेचुरल। एज आई सेड कि एटलीस्ट 6 महीने लग जाते हैं आपको बॉडी नेचुरली रिकवर होने में। प्लस उनका डिसिप्लिन बहुत है। हम जो देख रहे हैं वो फाइनल रिजल्ट उनके पास डाइटिशियंस होते हैं, उनके पास उनके ट्रेनर्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। कॉम्बाइंड अप्रोच तब जाके उनका ये रिजल्ट हमें दिखता है। एंड जैसे लूज बेली है तो उसके लिए सर्जरी कंपल्सरी है या कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं जो आप कर सकते हैं? डिपेंड करता है आपका सैगिनेस या लूजनेस कितनी है। आपका माइल्ड लूजनेस है तो देयर आर सर्टेन वेज लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हो गया, जिससे हम आपका टाइटनेस वापस गेन कर सकते हैं एट सम सर्टेन एक्सटेंट।
वो भी बहुत टेम्पररी, आपको बार बार वो प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, तो सर्जरी इज द बेस्ट चॉइस नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी रहते हैं। है। आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बार बार सेशंस में जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा, और वो भी जब बहुत माइल्ड सेकेंडनेस है तभी वो काम करेगा। आपको बहुत ज्यादा सेकेंडनेस है तो सर्जरी करानी पड़ेगी। So just as skin and hair, these two things go through a lot while pregnancy. तो उनके लिए कुछ supplements if you can suggest for new moms. Yeah, so you can always take zinc, magnesium, biotin complex for hair, hyaluronic acid for your skin. ये रूटीन कुछ सप्लीमेंट्स तो आपको लेने चाहिए। इवन ओमेगा फैटी 3 एसिड वो भी बहुत अच्छे सप्लीमेंट है जो आपको एंटी एजिंग करता है, आपकी स्किन को नरिश करता है। Okay. ये रूटीन बेस पे लोगे तो आपकी स्किन बहुत, इवन हेयर अच्छे होता है। हम लोग women की बात करते हैं। What are some of the most favorite procedures जो normally women, not just moms, women आपसे करवाती हैं? अगेन टू वे नॉन सर्जिकल सर्जरी। Okay. नॉन सर्जिकल में बोटॉक्स मोस्ट डिमांडेड आफ्टर प्रेगनेंसी। फेशियल्स, इतने सारे मेडी फेशियल्स कराने आ रहे हैं। फिलर्स, आजकल बहुत लिप फिलर्स एंड चीक फिलर्स एंड चिन फिलर्स। सर्जरी में मोस्ट कॉमन इज लाइपोसक्शन एंड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। Okay. Let's talk about them one by one. Botox. What is Botox? सो बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो आपके मसल को पैरालाइज कर देता है, और आपकी जो डायनामिक रिंकल्स है, आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप स्माइल करते हो गुस्सा हो तो आपके फोrehead पे एक लाइन आ जाती है। जब आप हंसते हो तो आपके यहाँ पे लाइन आती है जिससे कॉल्ड प्रोफिट्स। वहां पे इंजेक्ट करने से वो वैनिश हो जाता है, आपका फोrehead एकदम फ्लैट एंड स्मूथ हो जाता है, आपके रिंकल्स से तो आपका एजिंग चला जाता है, यूथफुल लगने लगता है। बट ये टेम्पररी है, 4 से 5 महीने का उसको आपको रिपीट करना है। Okay. उसके 4 to 5 मतलब वापस से सेशन. उसकी इफेक्ट चले जाएगी, कम हो जाएगी, वापस And this is for face. Botox. फेस। Okay. And इसका एक सेशन का कॉस्ट कितना होता है Botox? डिफरेंस करता है हम कितना यूनिट्स में जा रहे हैं। पर यूनिट कॉस्ट अराउंड 400 to 450 रुपीज पर यूनिट। तो मैं एवरेज बताता हूँ तो फोरहेड के लिए आपको 20-25 यूनिट्स चाहिए, तो 10 या 12 हजार में आपका अपर फेस ट्रीट हो जाएगा। और इससे हमारी जो नॉर्मल स्किन है उसकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट होता है? कुछ हम आपकी स्किन को टच नहीं कर रहे हैं, हम आपकी मसल्स को पैरालाइज कर रहे हैं, तो आपका जो डायनामिक, जब हम बात करते हैं जो रिंकल आते हैं वो चले जाते हैं। स्किन की इलास्टिसिटी में कोई फर्क नहीं है। इट्स सेफ. जिस दिन आपने बंद कर दिया आपका नॉर्मल हो जाएगा कि ज्यादा सैगी? नॉर्मल होता है, तो आपको नेचुरली होने वाला है वही होगा, आपका इंक्रीज नहीं होगा। राइट. बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि आप जब ये सब ट्रीटमेंट्स बंद करवाओगे ना तो फिर आप और बदसूरत दिखोगे. करवा नहीं सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये बहाने होते हैं, ये होता नहीं है इनसे। देन अदर्स फिलर्स. फिलर्स आर वेरी कॉमन। सो फिलर्स क्या करते हैं, जैसे हम एज करते हैं ना, हमारा बोन में रिजेक्शन आता है, हमारी फैट लॉस हो जाती है, तो इट इज वॉल्यूम लॉस। आपको आई के नीचे गड्ढे दिखने लगते हैं, हमारी लाफ लाइंस आने लगती है। जो है ना गुड पेशेंट ऑफ माइंड। सो उस वॉल्यूम को रिप्लेस करने के लिए फिलर आते हैं। फिलर एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वो पानी को अपने बाइंड करके वहां पे रखता है, तो आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, फुलनेस आ जाती है। अगेन ये टेम्पररी, 1 या 1.5 साल में उसका रिजल्ट चला जाएगा, आपको वापस करना। 1-1.5 साल चलता है. आजकल बहुत लोग सेलिब्रिटीज को देख के उनके लिप्स पाउटी एंड डिफाइन एंड वो चीज, Yes. तो ये फिलर बहुत अच्छी चीज है। नॉन सर्जिकल है, 15-20 मिनट का काम है, और आप 1 साल तक वैसे अच्छे दिख देके पूछ रहे हो। राइट. तो जैसे आपने लिप फिलर्स और सेलिब्रिटीज की बात की तो मुझे एक अभी रीसेंट एग्जांपल याद आ रहा है. दिस नेटफ्लिक्स सीरीज रॉयल में Bhumi Pednekar, she got a backlash from the audience because of her lips. मतलब वो भी आई थिंक लोग जस्ट अज्यूम कर रहे हैं दैट शी हैज गॉट लिप फिलर्स और लिप जॉब डन, पर आपको वो देख के लग रहा है कि शी हैज गॉट हर लिप जॉब डन. डेफिनेटली आप उनके पुराने पिक्चर्स देखे हुए हैं ना, Yeah. अभी देखा हुआ तो बहुत डिफरेंस है। और किसी का लिप वॉल्यूम एंड की साइज बड़ी नहीं हो सकती विद एज, पॉसिबल नहीं है। वॉल्यूम एनहांस हुआ है, डेफिनेशन एनहांस हुई है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ इंजेक्ट किया गया है। Right. तो ये लिप फिलर्स जो है इससे कुछ साइड इफेक्ट्स या कुछ भी नहीं हो सकता? शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है जैसे कि आपको डिफिकल्टी च्यूइंग लग सकता है कि फुलनेस आ जाती है, लंपीनेस आ जाती है, तो फील करना तो आपको बड़े लम्स दिखते हैं, बट जैसे जैसे टाइम जाता है सेटल हो जाता है, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है। एंड इससे अपीयरेंस भी थोड़ा डिफरेंट लगने लगता है. फिर जो आपने लिप बड़ा वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी. सी वो क्या होता है, देयर इज फॉर गोल्डन रेशियो, फेस का एक गोल्डन रेशियो होता है जिसमें उस रेशियो में आपका लोअर लिप्स
से आपका अपर लिप की हाइट 1/3 होगी से जब वो मैच कर जाता है ना तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। बट आप उसको ओवर पास कर जाते हो, आप अपर लिप बड़ा कर देते हो तो फिर वो ऑड एंड अजीब दिखता है। जैसे हमने बात की वैसे रॉयल्स में देखा, उनके फेस नहीं दिख रहा, उनके लिप्स दिख रहे हैं। Exactly. Right. And the third non-surgical procedure was फेशियल्स, facials. फेशियल हाइड्रेशन So आपने सुना होगा facial। मैंने बहुत सुना है हाइड्रा फेशियल, पर अब तक हम लोग सब लोग क्या करते थे, सैलून में पार्लर में जाके फेशियल्स करवाते थे। नाउ व्हाई दीस फेशियल्स हियर इन क्लिनिक्स? इसका रीजन ये है कि हर एक स्किन की रिक्वायरमेंट अलग हो। सैलून में क्या होगा, एक सेनाज हुसैन, मैंने सुना है सेनाज हुसैन, एक डब्बा होगा, सब लोगों को एक ही डब्बे से घसीटते जा रहे हैं, सबको बुरा बना है। ऐसा होता नहीं है, जैसे आपकी स्किन ऑयली है, किसी की ड्राई है, किसी की मिक्स है, किसी की सेंसिटिव है, तो डॉक्टर पहले असेस करता है, उनको फिक्स करता है कि इनको ये इश्यू है, अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करते हैं फेशियल्स। हाइड्रा फेशियल डिमांड में इसलिए भी है क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उसके बारे में पब्लिसिटी की गई, और अच्छा भी, इट्स अ मिरेकल फेशियल, बिकॉज उसमें 3 से 4 उसके एक साथ होती है। जैसे आपका क्लींजिंग भी हो गया, एक्सफोलिएशन भी हो गया ड्राई स्किन का, एक्सट्रैक्ट आपकी ब्लैक हेड्स भी निकल गई, आपको नरिशमेंट भी मिल गया। एक ही फेशियल्स में हम 4-5 चीजें ठीक कर रहे हैं और आपको इंस्टेंट ग्लो मिल रहा है, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी मिल रही है, सिर्फ ग्लो नहीं दे रहा है, आपकी स्किन की हेल्थ भी अच्छी मिल रही है। इसलिए हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत चल रहा है। और वो कितना फ्रीक्वेंटली करवा सकते हैं? वंस इन अ मंथ या वंस इन 1.5 मंथ कर इट्स सकते फाइन, हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिकॉज अगेन वो बता रहे हैं, सैलून वाले पार्लर वाले बोलते हैं हाइड्रा फेशियल्स मेडी फेशियल्स स्किन की लेयर्स को खराब कर देते हैं, आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करवा सकते। Medi facials are very safe and they are very customized, patient oriented and skin oriented कि बहुत उसमें स्टडी लगती है, हम स्किन का टाइप देख के डिसाइड करते हैं। And now surgical procedures, liposuction. What is liposuction? लाइपोसक्शन एक फैट रिमूवल सर्जरी है, Okay. स्पेशली स्टबन फैट। बहुत बहुत लोगों को ये मानना है कि लाइपोसक्शन से वेट लॉस होता है, उसमें हम वही फैट को निकाल सकते हैं जो आपकी डाइट या जिम से नहीं जा रहे, जैसे आपकी लोअर टमी हो गई, लव एंडल्स हो गए, थाइज हो गए, आर्म्स हो गए, डबल चीन हो गई। आप कितना भी डाइट कर लो, कुछ फैट पॉकेट्स आपके नहीं जाएंगे, तो वहां पे लाइपोसक्शन का रोल है और वो आपको एक अच्छा सा शेप या कंटूर दे सकता है। उसके कोई साइड इफेक्ट्स या फैट वापस आ जाता है? फैट वापस आता है जहां पे हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है, जिस पार्ट से हमने फैट निकाल दिया है वहां पे वापस फैट नहीं आता। And apart from liposuction, what are other surgical procedures? As I said, breast augmentation Right. and tummy tuck surgery, Yeah. ये बहुत कॉमन है आजकल। Right. Breast augmentation लोग जनरली प्रेफर करते हैं। बहुत सेफ सर्जरी है, उसका रिजल्ट इस वक्त मिलेगा। आप आधे दिन की सर्जरी है और उसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है। Now let me divide women in two categories. एक 20s में है और एक 30s में है. What procedures would you suggest या recommend to them in their particular age groups? नॉन सर्जिकल आई वुड सजेस्ट कि आपको 20s में हो तो आपको फेशियल्स, लेजर, रिमूवर्स, केमिकल पिल्स ये सब कराना चाहिए। Okay. 30s में आपको थोड़ा सा एडवांस होके बोटॉक्स है, फिलर्स है, फेशियल्स है, इससे आपका जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है हम उसे डिले या प्रिवेंट कर सकते Okay. So anti-aging के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हैं। हाइफोथेरेपी व्हिच इज अल्ट्रासाउंडेड थेरेपी, जिसमें हम हीट को जनरेट करते हैं, आपकी स्किन टाइटनेस एंड फर्मनेस आ जाती है। So ultrasound है तो is it safe? या अल्ट्रासाउंड इज नॉट रेज और एक्सरेज या वो रेडिएशन नहीं है। हाँ, because वो अल्ट्रासाउंड सुन के दिमाग में वो आता अल्ट्रा मीन्स ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वो हीट प्रोडक्ट करती है और तो आपकी स्किन फर्मनेस बहुत टाइट हो जाती है। दैट्स अ वंडरफुल है। So उसके कुछ सेशंस होते हैं या जैसे वन टाइम? सेशंस होते हैं। वी यूजुअली गिव इट फॉर डबल चिन एंड जॉ कंटूरिंग। एंड एंटी एजिंग में अगर हम परमानेंट कुछ सोल्यूशन देखना चाहें तो? जो हम फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फैट ग्राफ्टिंग में ना आपकी बॉडी में से फैट निकालेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे और जहाँ पे हमको लग रहा है कि वॉल्यूम कम हो गया वहां पे हम फैट ग्राफ्ट कर सकते हैं, व्हिच इज परमानेंट कंपेयर टू फिलर। फिलर नॉन सर्जिकल सेमी परमानेंट। दूसरा होगा फेस लिफ्ट। आपको एक्सटेंसिवली जाना है तो हम फेस लिफ्ट सर्जरी करा सकते हैं, जिसमें पूरा फेस की टाइट सेगिनेस को टाइट करके हम खींच के स्किन करते हैं, स्टिचेस रहते हैं। वो मतलब हमेशा के लिए वैसे ही लिफ्टेड रहेगा? आई वुड से 5 to 7 years आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस सर्जरी इज सेम एज जो आपने थ्रेड लिफ्ट बताया? थ्रेड लिफ्ट इज नॉट सर्जिकल। थ्रेड लिफ्ट में हम छोटा सा हॉल करके थ्रेड्स को पास करते हैं, लिफ्ट योर स्किन
जब तक थ्रेड है आपको मैकेनिकल इफेक्ट दिखेगा, थ्रेड ग्रेजुअली आपके एब्जॉर्ब हो जाएगी, वापस आपका सेकंड वापस आएगा। And also we spoke about laser treatments. बहुत common हो गया I think face laser, body laser, skin treatments. So laser treatment normal है कि it does harm your skin in the long run. इट्स वेरी इफेक्टिव थेरेपी। लाइक आपको मेलास्मा हो गई, आपको पिगमेंटेशन इश्यू है, या आपको अनवांटेड हेयर का इश्यू है, आपको टाइटनेस चाहिए, आपको फेशियल अच्छी चाहिए, आपको स्किन टाइट चाहिए, लेजर्स विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। Okay, जैसे melasma आपने बोला, I've seen my mom having those spots. तो उसके लिए क्या treatments रहते हैं? लेजर थेरेपी कर सकते हैं, केमिकल पिल्स यूज कर सकते हैं, स्किन वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट इज सनस्क्रीन। उस सनस्क्रीन के जितना जुडिशियली यूज करोगे आपका मेलास्मा वर्जन नहीं है। तो मैं सनस्क्रीन आजकल बहुत सुन रही हूँ। इज सनस्क्रीन दैट इम्पोर्टेंट? बिकॉज मुझे लगता है थोड़े टाइम पहले तक ज्यादा कोई सनस्क्रीन यूज नहीं करता था। नाउ अब जब मतलब व्हेन आई एम एट दिस स्टेज और मैं अपने फ्रेंड्स से मिल रही हूँ या इवन आई एम कंसल्टिंग डॉक्टर्स, सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंटली आगे आ रही है कि सनस्क्रीन यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। क्यों? सनस्क्रीन आपके रूटीन का पार्ट होना ही चाहिए, और अर्ली 20 से ही होना चाहिए। इवन आजकल की जो टीनेज लड़कियों को भी चालू कर देना चाहिए सनस्क्रीन, बिकॉज पॉल्यूशन बढ़ गया। इवन हमारा जो सन एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ गया। सेकंड हमारा स्क्रीन टाइम, जैसे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहे हैं, उसमें से यूवी लाइट्स इमिट से ब्लू रेज इमिट, वो भी हमारी स्किन को डैमेज कर रहा है। सनस्क्रीन हमेशा लगाना जरूरी। एंड लेजर हेयर रिमूवर की बात करें, इज दैट सेफ? बिकॉज जनरली तो हम लोग के वैक्सिंग करा लिया, थ्रेडिंग करा लिया, यही सब हम लोग करते थे। I would say it is safest way of removing your hair. वैक्सिंग से क्या करते हैं हम, जब वैक्स करते हैं तो आपकी स्किन को प्रॉब्लम होता है। हमने कुछ पेशेंट्स में कंप्लेन होती है कि वैक्स करने के बाद उनको बम्स हो गए या पिंपल्स हो गए, बिकॉज जब ट्रॉमा होता है तो आपके हेयर के रूट्स में इन्फेक्शन हो जाता है। हम कुछ क्रीम्स यूज करते हैं या तो उससे आपकी डार्कनेस बढ़ जाती है। आपने स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स में या अंडर आर्म्स में आपने देखा उनके कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स वो पार्ट्स डार्क हो जाते हैं, बिकॉज रिपीटेड ट्रॉमा होता है, रिपीटेड केमिकल एजेंट्स करते हैं। तो लेजर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि आप वैक्सीन का हर 15-20 दिन का खर्चा निकालो और लेजर का 6 महीने का खर्चा निकालो, तो वो आपको इवेंचुअली वो आप कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ही पड़ेगी। एंड जैसे मुझे लेजर हेयर रिमूवल के बारे में ऐसा लगता था कि आपने एक बार करवा लिया उसके बाद हेयर कभी वापस नहीं आएंगे। ये मिथ है। हमेशा आपने सुना होगा टर्मिनोलॉजी LHR, लेजर हेयर रिमूवल। हाँ। बेसिकली वो लेजर हेयर रिडक्शन, रिमूवल नहीं। रिडक्शन इन 3 ways। एक आपका नंबर ऑफ हेयर्स कम हो जाएंगे, यानी आपको फॉर एग्जांपल चीन पे 50 आ रहे हैं तो 5 या 10 आएंगे। रिडक्शन इन थिकनेस, जो थिक आ रहे हैं वो फाइन हेयर हो जाएंगे। एंड रिडक्शन इन ग्रोथ भी, यानी जो आप शेव करने के बाद हफ्ते में 10 दिन में बढ़ा रहे हैं 3 महीने में। परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल जैसे कोई चीज नहीं है, परमानेंट रिडक्शन है। एंड दूसरी मिथ मैंने ये सुनी है कि आप अगर लेजर हेयर ट्रीटमेंट करवाते हो, हेयर रिमूवल करवाते हो, तो जैसे यहाँ से अगर हेयर नहीं आ रहा ना तो they'll find some way to come out from some other body parts, तो दूसरे बॉडी पार्ट से हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। पहली बात ये है कि भगवान ने जब अपना बर्थ होता है ना तब हेयर फॉलिकल्स हमारी बॉडी में पहले से फिक्स्ड कांस्टेंट है, मतलब बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं, इवेंचुअली वो अपीयर होते हैं। एडल्ट होने के बाद हमें जैसे मेल को बीड आती है या फीमेल को प्राइवेट पार्ट्स में ड्रेस बाल आती है, वो आने ही होते फिक्स्ड है। अच्छा। यहाँ निकल के तो कहीं और आ जाएंगे, ये गलत है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, वहाँ नहीं आते कहीं और बाल आ जाएंगे। हमको तो बहुत डरा के रखा था बहुत लोगों ने, ये कैंसर वाले होंगे, लेजर करवाने ही नहीं थे। ये सर वालों के जिनका वैक्सीन का धंधा बंद हो जाएगा। तो कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस जहाँ पर कुछ वियर्ड डिमांड्स आते हैं आपके क्लाइंट्स की तरफ से? एक फीमेल ने मेरे पास ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी कराई, उसका हस्बैंड ही है उसके साथ, और वी हैव ऑल मेजरमेंट देखे, हमने अच्छा खासा साइज डिसाइड किया विदिन 2 months। तो पार्टनर यानी उसका हस्बैंड मेरे पास अकेला है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल लेके किसी मॉडल की कि मेरे को ये साइज चाहिए। ओह माय गॉड। मेरे को दिखा रहा है, मैंने बोला यार ये
इनकी बॉडी पे सूट नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल कंटूर ऑफ द इंडियन फीमेल एंड फॉरेनर्स का हाइट जीन्स एवरीथिंग इज डिफरेंट। और एक दिन जो दिखा रहे हैं उस मॉडल ने 1% नहीं कराया, इन्होंने गट लिफ्ट भी कराया है, लाइपोसक्शन भी कराया है, तो इट इज गुड। और ये इनका प्रोफेशन है। हम इनमें 800 ग्राम का डाल देंगे, 800 1.6 kg आपकी चीज पे, उनका पोस्चर चेंज हो जाएगा। नहीं मान कराया मेरे से सही। Weirdest demand from patient, not patient, partner. And she was fine after surgery. Has to be. She was not ready till the day of surgery. कि सर वो करना पड़ेगा just because he wants to be. डू यू थिंक सोशल मीडिया और इन सब ने ये डिमांड्स को एक्चुअली पुश किया है एंड क्रिएट किया है? So होता क्या, जब तक वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, आपकी बूस्ट कर रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, आप उस डिमांड को फुलफिल कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट आप किसी को मिमिक कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको सोशल प्रेशर हो रहा है, आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है, देन इट्स लाइक गर्ल्स, आपको वो चीज में नहीं करना चाहिए। कुछ चीजों में मीडिया एम्फोर्स कर रहा है चीज बेचने के लिए, दिखाने के लिए, बेचने के लिए, और एक ब्यूटी स्टैंडर्ड को सेट कर रही है कि यही स्टैंडर्ड है ब्यूटी का। इसके लिए हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम इस सोशल प्रेशर की तरफ ले रहे हैं या हमको सिर्फ अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे वो रोल प्ले करता है। सो जैसे आपके पास विमेन आती हैं फॉर एनी सर्जरीज और एनी प्रोसीजर्स, तो वो क्या रीजन के साथ आती हैं कि मुझे ब्यूटीफुल दिखना है, कॉन्फिडेंट दिखना है, या कुछ और रीजंस होते हैं? डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, बट अभी माइंडसेट चेंज हुआ है, लोगों को खुद को अच्छा दिखना है। आई वुड से पोस्ट कोविड हमने देखा होगा, पोस्ट कोविड हेल्थ एंड लुक्स पे लोगों का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है। एवरीबॉडी वांट्स टू लुक फिट एंड फाइन एंड ब्यूटीफुल। वो अवेयरनेस आई है। कुछ आते हैं लोग जो मैंने बताया ऐसा मिमिक करना है, मुझे जानवी कपूर जैसा दिखना है, या मुझे उस मॉडल की तरह दिखना है, मुझे ऐसा फिल्टर चाहिए, टिपिकली स्नैपचैट फिल्टर्स या इंस्टाग्राम एडिटेड वर्जन लेके आते हैं कि मुझे ऐसा फेस चाहिए, मुझे ऐसे लिप्स चाहिए। तो वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो जैसे ऐसे कुछ डिमांड्स आती है कि मुझे स्पेसिफिक इसके जैसा दिखना है, या मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है मुझे ऐसा दिखना चाहिए, तो वो क्या एज ग्रुप है जहाँ से ये डिमांड्स आती हैं? यूजुअली टीनेज जो आजकल आ रहे हैं ना, स्नैपचैट फिल्टर्स लेके या फिल्टर फेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि फिल्टर इतना सारा परफेक्शन दे दिया है, इतना सारा मैग्निफिकेशन दे दिया ब्यूटी को, कि उनको ना एक पिंपल का स्पॉट चाहिए, ना एक रिंकल्स चाहिए, ना उनका थोड़ा भी डिस्टोर्टेड नोज नहीं चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और हमारी बॉडी में कोई पार्ट परफेक्ट नहीं होता, हमारा ब्रेन उस चीज को परफेक्शन को मानने को तैयार ही नहीं है। यू हैव नॉट हर्ड द टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रिवेंटिव बोटॉक्स, जो मैंने भी पहली बार उन्हीं के मुंह से सुनी है। प्रिवेंटिव बोटॉक्स यानी मुझे रिंकल्स आने ही नहीं चाहिए, आने से पहले या उसको ट्रीट कर दो। ये कितने साल के लोगों की डिमांड है? 17 years old. 7 years और she's thinking about wrinkles, lip filler, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि तेरे लिप्स अच्छे नहीं हैं, तो उसे लिप फिलर कराने हैं वो ब्रेकअप से बाहर नहीं। मुझे खुद एज अ पेरेंट बहुत डर लग रहा है सोच के। एंड सोशल मीडिया इज सो फेक, और लोगों को समझ नहीं आता कि किस तरीके से उनके माइंडसेट को फॉर्म कर रहे हैं। एक तरह से मुझे लगता है अच्छी चीजें कैसे, क्योंकि मैं ना हमारी जो एज ग्रुप है उसको समझा के थक गया कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स इज नॉट अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। ये एजेंसी में भर के पड़ा है। उनके लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इज नॉट शेम, और इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइक कि ये क्यों करा, वो उनको एज अ सेल्फ केयर ले रहे। मुझे अच्छा दिखना है इसलिए मैं करा रही हूँ, उसमें कोई हार्म नहीं हो रहा, आई एम नॉट, मैं इसको हाइड नहीं कर, ये अच्छी बात है। वो मैं अपने एज ग्रुप को समझा के थक गया हूँ, लेकिन वो नहीं समझते। वो हमेशा हस्बैंड के लिए किसी और को देख की जेलसी की बात वो करा रहे हैं, अपने लिए नहीं करा रहे। टीनेजर्स अपने लिए करा रहे, तो ये बहुत अच्छी बात। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। उनके एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ गए कि उससे फुलफिल करना इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे लोगों को आप काउंसिल भी करते हो? इवन आजकल पेरेंट्स भी आ रहे हैं ऐसे,
कि वो स्टडी ठीक नहीं कर पा रही है क्योंकि वो ऐसे दिख रही है, तो राइनोप्लास्टी सर्जरी कर। मैं उनको मना करता हूँ कि ये एज नहीं है राइनोप्लास्टी सर्जरी, अभी से कुछ प्रोसीजर करोगे तो ओल्ड एज में जाके उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी ग्रो होना बाकी है, उसका नोज जितना परफेक्टली ग्रो ही नहीं हुआ है, हम कर देंगे सर्जरी तो जब बड़ा होगा तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सोशल प्रेशर में आके अच्छा दिखने के लिए, यानी मैं ऐसी दिखूंगी तो ही मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा मेरे बॉयफ्रेंड से या सोसाइटी में, ये गलत। आप सेल्फ के लिए करा रहे हो, ब्यूटीफुल दिखने के लिए करा रहे हो, तब तक ठीक। तो जैसे ये प्रोसीजर्स हैं वो आपको परफेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं आपके अपीयरेंस में जो कम ज़्यादा है, बस उसको ही थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं? आप उसे फ्लोस की तरह लोगे कि नहीं ये बिगड़ गया, ये इसे ये कंप्लीटली परफेक्ट नहीं बना सकता कोई भी चीज किसी को, और ये बहुत टेम्पररी है, थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं, बट परफेक्ट किसी को नहीं बना सकता। तो जैसे आपने कहा टीनेजर्स बहुत आते हैं, तो बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया, इनके अलावा कुछ और डिमांड्स या ऐसे कुछ इश्यूज लेकर वो लोग आते हैं जो सर्जरी से या प्रोसीजर से करेक्ट हो सकते हैं? कुछ कुछ चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऐसे किसी के ईयर्स बहुत बाहर की तरफ होते हैं तो आप उसे करेक्ट करो, बट आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में जाओगे लाइक फेस लिफ्ट हो गया, बोटॉक्स अर्ली एज में, तो आई वुड से नो, आप ये मत करो, टाइम है। मेरा काम है उनको अवेयर करना। तो जैसे टीनेजर्स इतनी अर्ली एज से ये सारे चीज़ें करवाते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, तो इनके लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बट डोसेज वो बढ़ता जाएगा, डाउन टाइम बढ़ता जाएगा, यानी जो चीज हम 6 महीने में करते हैं वो 2-3 महीने में करनी पड़ेगी, और फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे उस वो जो नेचुरल है। आप कभी ना कभी रिंकल्स आने वाले, तो रिंकल्स आर नॉर्मल थिंग। एंड बॉयज हैं, डू दे ऑल्सो कम टू यू विद सम डिमांड्स और सम इश्यूज? बॉयज के डिमांड्स कॉस्मेटिक कम होते हैं, उनके मेंटल हेल्थ रहता है, बहुत ही important topic है gynecomastia. I will discuss with this because gynecomastia का gynecomastia means male boobs. आदमी में यानी बच्चों में मेल में boobs क्रिएट हो जाता है फीमेल की तरह, और वो बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाते हैं। बच्चे उनको स्कूल में चिढ़ाते हैं, कभी भी टॉपलेस नहीं हो सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, जिम में नहीं जाएंगे, पोस्चर वो ऐसे टेढ़े होके चलेंगे, यार वो उसको भूली करेंगे, उसकी उस वजह से वो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो, और वो बता भी नहीं सकते अपनी फैमिली कि मेरे को ये इश्यू है। तो ये क्यों होता है इशू? नॉर्मली ये हार्मोनल इम्बैलेंस और इडियोपैथिक यानी इसका कोई रीजन नहीं। आजकल जंक फूड खाने की वजह से भी हो रहा है, कुछ मेडिकेशन से भी हो रहा है, कोई रीजन भी नहीं है, लेकिन 30% मेल आर सफरिंग फ्रॉम वेल। 30%, दैट्स ह्यूज। एंड व्हाट इज द एज ग्रुप जिसमें ये गायनेकोमेशिया होता है? स्टार्ट इन द टीनेज और एडल्ट 25, 26, 27 एज तक वो जो दिखने लगता है। तो उसका क्या सोल्यूशन होता है फिर? उसके साथ सर्जरी, अच्छा, हम लाइपोसक्शन करके जो ब्रेस्ट टिश्यू बने उसको निकाल सकते हैं। मेल में सबसे ज्यादा कॉमन यही है। तो जैसे गायनेकोमेशिया में भी लाइपोसक्शन करके वो फैट निकाल सकते हैं, तो वो फैट कभी वापस नहीं आएगा? हम फैट निकालते हैं, साथ में ब्रेस्ट ग्लैंड बनती है, जो टिश्यू बन जाते हैं उसको भी निकाल देते हैं, तो रिकवरी का चांसेस 0 है आफ्टर सर्जरी। So जैसे आपने बोला सर्जरी, so there are two types of surgeries, one is plastic and one is cosmetic. So what is the difference between these two? कॉस्मेटिक सर्जरी पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे टर्म है। प्लास्टिक सर्जरी हम हेड से लेकर टो तक कर सकते हैं। आफ्टर बर्न सर्जरी हो गई, माइक्रो सर्जरी हो गई जिसमें हम छोटी छोटी वेसल्स को बोलते हैं, ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन, एंड देन वन टॉपिक इज कॉस्मेटिक सर्जरी जिसमें हम ब्यूटिफिकेशन या उसको एनहांस करने की सर्जरी, आपकी बॉडी पर एनहांस करने की सर्जरी। तो जैसे हम कॉस्मेटिक सर्जरीज में बोलते हैं लिप जॉब, नोज जॉब, बूब जॉब, so what are these jobs? You have done something on your lips, nose, or breast. It is not a job. Rhinoplasty is equal to nose job. Lip filler is equal to lip job. Breast augmentation is equal to boob job. अच्छा, And इन सारी सर्जरीज का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या रहता है? So around 1.5 to 2.5 lakh rupees. आप लिप फिलर कराते हो तो पर सीरीज में कॉस्ट अराउंड 35 to 37,000 rupees. एंड जो नोज जॉब एंड ये सब हैं, these are permanent surgeries? Permanent surgeries. मतलब अगर बिगड़ गया आपके चेहरे का नक्शा तो वो हमेशा के लिए बिगड़ गया। इसलिए आपको अच्छे डॉक्टर के पास आना चाहिए जो क्वालिफाइड हो
और एक्सपीरियंस को। बिकॉज अभी बहुत सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं सेलिब्रिटीज के जहाँ पर दिखा रहे हैं कि इसने ये जॉब कराया और वो अब ऐसी दिख रही है। आपने प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कन्फेस किया कि जब उन्होंने पहली रणोपासी सर्जरी कराई उनके बाद उनका नोज कोलैप्स हो गया था, पूरा ब्रिज उनका बिल्कुल ही बिगड़ गया था। बाद में उन्होंने करेक्टिव प्लास्टिक सर्जरी रणोपासी सर्जरी की। पर इसमें कुछ परमानेंट डैमेज भी हो सकता है इन सर्जरीज में। हाँ, परमानेंट डैमेज जैसे कोई नाम का केस में आपके नॉस्ट्रिल्स छोटे होते हैं। एंड जो सेलिब्रिटीज हैं दे जनरली डू नॉट रिवील कि हमने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी या जॉब कराई है। सो ऐसा क्यों है? पहली बात वो निकली इसलिए करती है क्योंकि उनका जॉब है प्रोफेशनली अच्छा दिखना, परफेक्ट दिखना। वो हमेशा ये कहेंगे कि मैं नेचुरली ही अच्छी हूँ। जब वो रिवील कर देंगे तो ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमारे में है ना, प्लास्टिक सर्जरी इज इक्वल टू फेक, वो फेकनेस में चला जाएगा, इसलिए वो ट्राई करते हैं छुपाने का। एंड आपके पास कभी ऐसी डिमांड भी आती है कि मुझे अपना स्किन कलर चेंज करना है या गोरा होना है? देन उसका कुछ है सर? सबको गोरा होना है, सबको वाइट दिखना है, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। बट वो आपको ड्रास्टिक चेंज नहीं दे सकता। आपका कलर जो भगवान ने दिया है वो रहेगा, हम उसको टेम्पोररी शिफ्ट कर सकते हैं। व्हाट इंजेक्शंस? ग्लूटाथायोन इंजेक्शन, ग्लूटाथायोन। लोग उसे प्री वेडिंग लेते हैं। जब तक बॉडी में उसका डोज रहता है तब तक मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होता है। मेलानिन इज पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कलर। वो बनता नहीं है तो तब तक आपका शेड वाइट हो जाता है। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो टेम्परेरी, जिस दिन आपने बंद कर दिया उसे वापस अपने ओरिजिनल टोन में आ जाए। अच्छा, राइट। परमानेंट आपका स्किन टोन चेंज करना इज वापस। आजकल बहुत सारे ड्रिप्स हैं मार्केट में फॉर स्किन ट्रीटमेंट्स। वेट लॉस के लिए ड्रिप्स है, एंटी एजिंग के लिए ड्रिप्स है, ग्लो ड्रिप्स है। अच्छा, आजकल मार्केट में बहुत सारे ड्रिप्स हैं। सो आर दे रियली इफेक्टिव या जस्ट शॉर्टकट्स हैं बस? शॉर्टकट्स हैं, कुछ टिप्स जैसे ग्लो ड्रिप, ग्लूटाथायोन इज वेरी इफेक्टिव फॉर ग्लोनेस। वेट लॉस के लिए आप एल कार्निटिन देते हो तो आपके वेट लॉस को एनहांस करता है। वो आप ऐसा नहीं कि आपने ड्रिप ले लिया और आपका वेट कम, साथ में आपको जिम करना पड़ेगा। जिम करोगे उस प्रोसेस को, फैट लॉस का प्रोसेस है, उसे एनहांस करता है। सो आर दीज ड्रिप्स वेरी एक्सपेंसिव? The range from 6,000 to 8,000 rupees for एंड इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है? साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। वो बेसिकली कॉकटेल ऑफ मल्टीविटामिन्स, ओके। बॉडी के लिए अच्छा ही है, बट आपको रेगुलरली। तो अभी जैसे मैं अगर आती हूँ आपके क्लिनिक पे और मैं बोलती हूँ कि मुझे एकदम फ्लॉलेस ब्यूटीफुल स्किन चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? परफेक्ट स्किन किसी की नहीं होती है, पॉसिबल नहीं है। मेंटेनेंस वाइज आपको बीच में हाइड्रा फेशियल्स, केमिकल पिल्स, लेजर थेरेपी कराओ ना, कि स्किन की हेल्थ अच्छी रहे। ओके, तो स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए आइडियली? एज वाइज अर्ली 30s में आई यूजुअली यूज मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड फेस वॉश एंड सम हाइड्रेटिंग एजेंट्स। एंड 40 प्लस में चेंज होता है कुछ या सेम ही फॉलो कर सकते हैं? प्रोसीजर्स लाइक मैंने बताया, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस, या फिर आप बोटॉक्स के लिए जाओ या फिलर्स पे जाओ, वो सब एडिशनल ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं टू लुक यंग और एजिंग को प्रिवेंट करने। एंड ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं सर्जिकल नॉन सर्जिकल, कि ये सारे इंश्योरेंस में कवर होते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी, जिस जहाँ पे कॉस्मेटिक का नाम आ गया वो इंश्योरेंस में कवर नहीं, बिकॉज देयर आर टू टर्मिनोलॉजी, वन इज केयर एंड सेकंड इज क्योर। योर मेडिकल इज फॉर क्योर, दिस इज फॉर स्किन केयर। जो आप स्पा में जाओ, मेरे यहाँ पे आओ, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि क्या आप लग्जरी। तो आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि ये रीजन लिख देंगे, ये रीजन कर देंगे, आप इंश्योरेंस में कवर कर दो? होता है ऐसे डिमांड आती है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में हम जो इम्प्लांट खरीदते हैं वो दिखाना पड़ेगा हमने कहा है। कोई ऐसी सर्जरीज हैं जो शायद इंश्योरेंस में कवर हो सकती है? राइनोप्लास्टी आई वुड से, इफ यू हैव अ ब्रीथिंग इश्यूज तो राइनोप्लास्टी में हम सेप्टोप्लास्टी का मेंशन करके डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फंक्शनल प्रॉब्लम। इवन ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, बिकॉज ब्रेस्ट रिडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ वो साइज कम करने की सर्जरी नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट जब जिसके ब्रेस्ट बड़े होते हैं उनको पैकेट का इश्यू होता है, लीक पे स्ट्रेप्स मार्क्स हो जाते हैं, उनको अंडर बस्ट बहुत सारे अल्सर्स इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये फंक्शनल प्रॉब्लम्स है, इसे ट्रीट कर रहे हैं तो मेडिकल में आप क्लेम कर सकते हैं। एंड इज इंडिया वेरी कॉस्ट एफिशिएंट फॉर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स या कोई और कंट्री है जो इससे भी बेटर एंड एफिशिएंट है?
cheap है compared to other countries. Famous cosmetic surgery में famous is Brazil. USA is on first, Brazil is second. ये बहुत ही ज़्यादा famous है for cosmetic surgeries. लेट्स टॉक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट. जैसे आपने कहा आई एम एन एक्सपर्ट इन हेयर ट्रांसप्लांट, सो बताएंगे हेयर ट्रांसप्लांट की किसको ज़रूरत होती है? Hair transplant basically हम करते हैं baldness के लिए. So there are two things, one is hair fall and hair loss. जिसका hair loss हो गया है, जिसको baldness आ गई है, उसमें hair transplant करना चाहिए. अच्छा, तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में होता क्या है? तो इसमें हम आपके फॉलिकल्स यानी कि हेयर के रूट्स को आपकी डोनर साइड जो यूजुअली आपके बिहाइंड बैक ऑफ द हेड होता है वहां से लेते हैं, और जिस एरिया में आपको बॉल्डनेस आती है वहां पे हम उस फॉलिकल को ट्रांसप्लांट करते हैं विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स. अच्छा. And the hair transplant का cost I think will differ as per. As per requirement, but it's usual 35 to 50 rupees per root. जैसे अर्ली स्टेज में आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 बॉल्डनेस है, आपको 25 फॉलिकल चाहिए, जो आपका एवरेज कॉस्ट 80,000 to 1 lakh. एंड ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है जैसे नॉट जस्ट क्लाइंट बट उनके साथ जो उनके पार्टनर आए हैं वो आके कुछ स्पेसिफिक डिमांड कर रहे हैं? कि डिमांड उनके पार्टनर की ज्यादा होती है कंपेयर टू पेशेंट्स. जैसे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता है, हर वाइफ ये कमेंट करती है उससे मेरे बाद लगा मेरे हस्बैंड को कर दो. ठीक, स्पेशली हस्बैंड आते हैं कि मेरी फीमेल में मेरी जो पार्टनर है इसमें ये प्रॉब्लम है, ये फिक्स कर दो, टमी बड़ा हो गया या थाइस बड़े हो गए. सो हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इवन वी डिस्कस्ड अबाउट टीन इश्यूज एंड एवरीथिंग. सो ऐसा कुछ स्पेसिफिक सजेशन या टिप्स आप देना चाहेंगे पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी टीनेजर्स हैं एंड दे आर कमिंग अप विद सच रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स लेकर आ रहे हैं? सो समथिंग दैट दे शुड कंसिडर बिफोर फाइनलाइजिंग कि हमको ये ब्यूटी प्रोसीजर्स करवाने चाहिए या नहीं. मैं हमेशा उनके पेरेंट्स को बोलता हूँ जो ऐसे आते मेरे पास कि सर इसकी सर्जरी करनी है करा दो, तो सोशल प्रेशराइज से कर रहे हो ना तो गलत है. आप उसको बढ़ावा मत दीजिए. आप यू कैन से नो टू योर चाइल्ड कि इस तरह से इसका कोई एंड नहीं कि मुझे उस तरह दिखना है, कि मुझे ये हीरोइन की तरह दिखना है, या मैं इसकी वजह से एग्जाम में ठीक नहीं कर पा रही हूँ. ये गलत, इसे बढ़ावा. रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, फंक्शनल इश्यूज हैं तो हम ट्रीट कर सकते हैं. एग्जैक्टली. एंड बच्चों में ये टर्म डिप्रेशन आजकल इतना कॉमन हो गया है ना कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, मुझ पे प्रेशर है ऐसा दिखने का एंड आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड समथिंग. मतलब मुझे कभी कभी डर लगता है सोच के. या अगेन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ही है. हमारे टाइम पे ये मेंटल डिप्रेशन सब वो सब नहीं था. तो ये सब सोशल मीडिया जितना वो एक्सपोज होंगे मीडिया पे उतना आएगा. हम वहाँ पे हमारा ही रोल आता है कि हमें उनको एक्सप्लेन करना है और उनको एनवायरमेंट देना है कि नहीं ये मेंटल इश्यू नहीं है. आपको लग रहा है तो आप कौन से कराइए. सर जैसे हमने मॉमी मेकओवर में क्या क्या होता है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की. सो उसमें से कौन सी चीजें सर्जिकली ठीक हो सकती है और कौन सी ऐसी भी चीजें हैं जो नॉन सर्जिकली भी रिवर्सिबल हो? नॉन सर्जिकली देखा जाए तो आपका जो मिनिमल वेट गेन वो आप डाइट एक्सरसाइज से कर सकते हो. आपकी स्किन इश्यूज है, हेयर लॉस इश्यूज है, मेंटल इश्यूज है, वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसे बोलते हैं वो आप ठीक कर सकते हैं. सर्जिकली बताऊं तो जैसे सैगिनेस है, आपके मसल्स स्प्रेड हो गए आफ्टर प्रेगनेंसी, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं सर्जिकली. ब्रेस्ट की साइज बड़ी है तो उसे छोटी कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं. वेजाइनल लैक्सेटिव हो गई है, जैसे आपको अभी रिलेशनशिप में जाकर आपको प्लेजर नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ लोगों में आफ्टर बर्थ जब वो खांसी करते हैं तो उनको यूरिन का ट्रिबल हो जाता है, व्हिच इज वेरी सोशली अनबैलेंस्ड कंडीशन. तो वो हम वजाइनल ट्रैक्टिंग सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं. सेफ. इट्स वेरी सेफ. बेसिकली होता है कि जब बच्चा वहां से पास होता है तो आपका वजाइना स्ट्रेच होता है. वजाइना इज मेड ऑफ मसल्स एंड टिश्यू. जो स्ट्रेच होता है तो उसके बाद वो लैक्सिटी हो जाती है, वापस वो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ में वापस नहीं आ सकता. बिकॉज जनरली डॉक्टर्स यही कहते हैं ना कि वो जितना स्ट्रेच होते हैं दे कम बैक टू देयर ओन पोजीशन, बट उसको बहुत टाइम देना पड़ता है. और जब वो रिपीटेड प्रेगनेंसी होती है तो बस आप एक रबर को खींच के बार बार खींचोगे तो वो वापस ओरिजिनल फंक्शन में कभी नहीं आए. वैसे ही मसल का है कि आपने 1 या 2 या 3 डिलीवरी के बाद वो वापस नहीं नॉर्मली स्ट्रेंथ में आएगा. फिर आपको वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिलेगा, या फिर आप जब खांसी खाओगे तो आपका यूरिन ट्रिबल हो जाएगा. तो ये फंक्शनल प्रॉब्लम्स है.
So I think mommy makeover is a very good option अगर आपको mentally भी आपकी body form और ये सारी चीजें affect कर रहे हैं. डेफिनेटली But जब ऐसे moms आपके पास आती हैं, do you think उनके husbands, उनकी families उनको उतना ही support करती हैं in doing this? नहीं करते हैं। बेसिकली जब ये बात होती है ना, मॉम मम्मी की सजेस्ट किया आते हैं, तो इनका एक ही क्वेश्चन, क्यों करना है, किसके लिए करना है, क्यों चेंज होना है, किसके लिए चेंज होना है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो वैसे वैसे ठीक लग रहा है। ये सिर्फ बोलने की बात है, बट आपको समझना चाहिए कि वो चेंज खुद के लिए हो रहा है। उनको वापस वही बॉडी में जाना है जो पहले हुआ करते थे। उनको उनका बेस्ट वर्जन पता है, वो कर सकते हैं और शरीर से वापस ला सकते हैं, तो वो उनके लिए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वही बेस्ट गिफ्ट है वो दे सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस, और उसको आपको बैकअप करना चाहिए। Very thoughtful. मुझे लग रहा है if husbands you're listening to this, please take note. अगर आपकी wife को beautiful feel करना है, she wants to have that confidence back, and अगर ये चीज उनको दे सकती है, please go ahead with it. बिलियन में आप उसको डायमंड नहीं दोगे और ये सर्जरी गिफ्ट कर दोगे ना, तो वो आपको बहुत अच्छा था प्यार देगी। Correct. So we come to an end to all my queries and मेरी audience की queries. I have a very quick rapid fire round. So let's shoot. Yeah. One myth about plastic surgery you want to bust. Plastic surgery is a fake. It's not. Your go-to advice for postpartum hair loss. Be patient, nourish your scalp, take supplements, and don't use any heat. Surgical or non-surgical, what do you recommend first? Non-surgical, because उसे रिवर्स करना पॉसिबल है, सर्जिकल को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। Biggest red flag when choosing a cosmetic surgeon? जब वो परफेक्शन कमिट करता है ना, तो भाग जाओ। चलना भी नहीं है, भाग जाना है। परफेक्शन पॉसिबल है नहीं है, अचीव भी नहीं कर सकते। One thing every mother should know before any procedure. आपने एक लाइफ को प्रूव किया है, तो आप अपनी बॉडी को भी उतना ही प्यार करो, इतना ही पेशेंस लो, उतना ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। Best age to consider cosmetic procedures, or does age matter? I would say after 18-19 years, when आपके पूरे ग्रो हो जाए आपके फीचर्स, उसके बाद आप कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी को आप कर सकते हैं। Botox or fillers, which gets more questions from moms? किसी को रिवर्स नहीं चाहिए। किसी को भी interest नहीं है। Your guilty pleasures, self-care routine. जैसे चालू किया है, एज अ सर्जन बहुत सारे लोगों को रोज मिलता हूँ, तो जिम, म्यूजिक एंड नो इंटरप्ट। One body positivity mantra you would give to struggling mothers. वही है कि आप जितना प्यार अपने बच्चे को करते हैं, उतना ही अपना बॉडी को भी किया करो। आप अपनी सेल्फ केयर या सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बॉडी को भी दो और उसे ट्रांसफर करो। और उसके बाद भी मुझे लगता है मॉम्स खुद के बारे में कुछ करने के बाद भी ना दे फील गिल्टी. Most surprising procedure request you have received. बहुत बड़े ब्रेस्ट जो ऑगमेंटेशन इम्प्लांट्स की साइज अवेलेबल ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, कस्टमाइज करने को बोला गया था, मैंने उसको रिफ्यूज किया। Oh my god. Your message to husbands or partners of women considering procedures. उसको स्टैंड बाय करो, वो चेंज हो रहे हैं अपने लिए। उनको इफ शी वांट्स टू बी हर सेल्फ अगेन, वो कोई बॉडी में उसको जिंदा रहना है, तो आप उसकी चॉइस को स्टैंड बाय करो। Social media beauty standards, blessing, yeah, curse. Both. So yeah, we come to an end to this. Also, a closing note for all the women watching this episode. So मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप यदि आप पोस्ट प्रेगनेंसी या कोई सर्जरीज करा अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं, तो आप किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए करा रहे हैं। और यदि आपका बेस्ट वर्जन आप पा सकते हो विद सर्जरीज, विदाउट सर्जरीज में आप बहुत सारे प्रोसीजर्स आपको करनी चाहिए। आपको अपनी बॉडी को इतना ही रिस्पेक्ट, इतना ही सेल्फ केयर, इतना ही लव देना चाहिए जितना आप अपने हस्बैंड या अपने बच्चे को दें। Thank you so much. This was lovely and very helpful for our audience. So guys, अगर आज का एपिसोड आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, प्लीज डू शेयर विद अ मॉम और अ पेरेंट हु नीड्स टू सी दिस एपिसोड, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Until then, bye bye.